स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एक नया चैनल हमने शुरू किया है केमिस्ट्री विद राघवेंद्र सर। आपको नंबर इसमें डिस्प्ले पर दिखाई पड़ रहा होगा 9415661602। तो इस चैनल पर आप केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। और केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले ये हम जानेंगे कि बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज बॉन्ड? व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब कोई जेम्स बॉन्ड से नहीं है। बॉन्ड का मतलब है बंध। कैसे बंध का निर्माण होता है? तो दो परमाणु जो होते हैं उन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड। किसी परमाणुओं के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति क्या कहलाएगी? बॉन्ड कहलाएगी। और बॉन्ड को अगर हम दूसरे शब्दों में बताना चाहें तो दो परमाणुओं के बीच में, किसी यौगिक में दो परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों के बीच, जो परमाणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को भी हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं या फिर रासायनिक आबंध कहते हैं। तो ये बात हो गई रासायनिक आबंध की। कोई भी परमाणु रासायनिक आबंध बनाता क्यों है? उसके बनाने के दो मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अष्टक नियम और दूसरा कारण है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को प्राप्त करना। कोई भी परमाणु हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, हर व्यक्ति चाहता है अपने आप को कंप्लीट करना, अपने आप को संतुष्ट करना। तो परमाणु संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। केवल पूरी पीरियोडिक टेबल में दो तत्व ऐसे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कितने इलेक्ट्रॉनों से खुश हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों से। इनको केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बाह्यतम कक्षा को जो है कंप्लीट करने के लिए। तो अपनी बाह्यतम कक्षा को कंप्लीट करने के चक्कर में, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कोई भी परमाणु क्या करता है? बॉन्ड को बनाता है या बंध को बनाता है। ठीक। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को प्राप्त करना। जब दो एटम आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने में परमाणुओं के बीच से ऊर्जा निकलती है। ठीक है। और ऊर्जा जब निकलती है तो इनके बीच न्यूनतम ऊर्जा हो जाती है, जिससे ये स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दो कारण हैं जिनके कारण क्या हो सकता है? ये बॉन्ड बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे बात आती है कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता जो होती है किसी परमाणु की दूसरे परमाणु से संयोजन करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। कोई एक एटम जब दूसरे एटम से संयोग करता है, संयोग करने की जो क्षमता रखता है उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रैंक लैंड। फ्रैंक लैंड ने सबसे पहले वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल किया। और ये वैलेंसी शब्द जो है ये एक्चुअली लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी या संयोजन की क्षमता। कंबाइनिंग का मतलब होता है जुड़ना और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। दो परमाणुओं के जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक। संयोजकता का एक अपना सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी भी है,
जिसको देने वाले साइंटिस्ट थे कोसेल, लुईस और लैंगम्यूर। सबसे पहले संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया? कोसेल ने दिया, लुईस ने दिया और लैंगम्यूर ने दिया। संयोजकता से पहले हम एक नई चीज पढ़ेंगे, संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोश क्या होता है? कोई भी परमाणु है, मान लीजिए हमने कोई परमाणु ले लिया है फास्फोरस। फास्फोरस का होता है 15। फास्फोरस 15 में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहें तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p5। ये तो होगा 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 और 3 15 2 3p3। ठीक, तो ये 5 इसके आउटर मोस्ट में ये आपकी कौन सी कक्षा हो गई? K कक्षा, ये वाली कक्षा L कक्षा और ये वाली कक्षा M कक्षा। K कक्षा में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 2 5। तो सबसे बाहरी कक्षा को ही हम क्या बोलेंगे? इस M कक्षा को ही हम क्या बोलेंगे जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं? इनको हम बोलेंगे संयोजी कोश। कौन सा कोश? आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंस शेल या संयोजी कोश। ठीक, संयोजी कोश को अगर हम बनाएं, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 5। पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। ठीक, अगर हम इसके ऑर्बिटल्स को बना लें तो ऑर्बिटल में भी आप देख सकते हैं ये 3s ऑर्बिटल हो गया। 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल आप जानते हैं 3 इससे बनेगा। 3p कोश 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। 3px, 3py और 3pz। 3px में कितने 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3p5 में कितने 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें से आप ये 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं जो युग्मित हैं, जो पेयर्ड, वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? 3s के ही इलेक्ट्रॉन। बाकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है? ये p ऑर्बिटल में है, ये एक अनपेयर्ड है, ये दूसरा अनपेयर्ड, ये तीसरा अनपेयर्ड। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको हम बोलते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? बंधी इलेक्ट्रॉन। और ये बंधी इलेक्ट्रॉन ही क्या बताएंगे? संयोजकता को बताएंगे, इसकी संयोजन करने की क्षमता कितनी है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं आपको पेयर्ड में, युग्म में, इनको हम बोलेंगे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटल के अंदर ये s ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये कौन से हैं? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजकता में कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। तो ये बात हुई बेटा कि संयोजकता क्या होती है, संयोजी कोश क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन सब चीजों को आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आप देखें कि स्थायी एक्टिव संरचना प्राप्त करने के लिए तत्व कितने तरीके से स्थायी संरचना प्राप्त करते हैं या कितने तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के कितने तरीके हैं तत्व के पास 3 तरीके हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर दें, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे और या दूसरा एटम अगले एटम से इलेक्ट्रॉन ले। इस तरीकों को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। इस प्रकार से बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। ठीक, आयनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस कारण आयन से बंध
बंध बनता है जिसे हम बोलते हैं आयनिक बंध। दूसरा जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी द्वारा। दो तत्व हैं, एक तत्व ए है, दूसरा तत्व बी है। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा किया, तो हम इसे बोलेंगे ये सहसंयोजक बंध। और कैसा सहसंयोजक बंध है? एकल सहसंयोजक बंध। ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इक्वल साझा किया, ठीक, बराबर की साझेदारी की, तो ये द्विक सहसंयोजक बंध है। और अगर ए के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी तीन इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, आप अभी भी देख रहे हैं कि बराबर की साझेदारी है, इसे हम बोलेंगे त्रिक सहसंयोजक बंध, ठीक। तो ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि एक परमाणु तो साझे के लिए इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन दूसरा परमाणु साझे के लिए इलेक्ट्रॉन ना दे, यानी बराबर की साझेदारी ना हो, तो हम इसे बोलेंगे उप सहसंयोजक बंध। जैसे एक परमाणु ए तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन बी इलेक्ट्रॉन केवल ले रहा है, तो इसे हम बोलेंगे उप सहसंयोजक बंध, ठीक है। ए जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको हम दाता परमाणु कहेंगे, बी जो इलेक्ट्रॉन लेगा इसको हम ग्राही परमाणु कहेंगे। इस तरह से दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर हम एरो का निशान बनाते हैं इस प्रकार के बंध में, इसे हम बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सहसंयोजक को बंध को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और वैद्युत संयोजक बंध को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इस तरह से आपने बॉन्ड सबसे पहले देखा कि बॉन्ड होता क्या है, क्यों तत्व बॉन्ड बनाते हैं, उनका कारण क्या है। तीसरी बात आपने देखी कि तत्व अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार से बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट वैलेंट बॉन्ड। और आपने देखा कि संयोजी कोश क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में बंधी इलेक्ट्रॉन क्या है, और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगले टर्म पे आपको दिखाया जाएगा निष्ठा निगम।